हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के मित्रों। तो भाई, आप आज आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। इस नेटवर्क थ्योरी के अंदर हम लोग शपथ बैच 2.0 में अभी तक 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको क्या कराने वाला हूं। जी हां, आज हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा टफ टॉपिक नेटवर्क थ्योरी का, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, एसी सर्किट्स पार्ट 1। लेकिन मुझे इस टॉपिक को डील करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है और ये आप आज के लेक्चर में भी देखोगे। ठीक है, मैंने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, मैं फेजर डायग्राम के क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा, है ना, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वेवफॉर्म्स के क्वेश्चन। तो बहुत ही अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप आज के लेक्चर में सीखने वाले हो। इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, दो पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा। आज पार्ट नंबर 1 में काफी सारे कॉन्सेप्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा लेक्चर देखना ढंग से और जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, कभी भी अटेम्प्ट करने से पहले उसको एक बार ढंग से पहले रीड करके जो जो वैल्यूज उसमें दी गई हैं उसको साइड में लिख लेना चाहिए। जैसे हम पेपर देते हैं ना, तो पेपर में हमें जब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता है तो जो रफ पेपर आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, उसमें जो जो वैल्यूज दी उसको उतार लो। होता क्या है, उससे कभी भी मिसरीड नहीं होता है, गलत वैल्यू नहीं उतरती। हम 2 को 3 नहीं उतारते जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर में आपका बीपी वैसी हाई रहता है, सांसें फूल रही होती हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जितना आराम आराम से चीजों को करोगे, लिख लिख के करोगे, उतना ज्यादा मतलब अच्छे से एक्यूरेट रहेगा और कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। तो देखो, आपको दे रखा है पीक फैक्टर, दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना 1.25। फिर फॉर्म फैक्टर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। फिर आपको एवरेज वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 एम्पियर करंट की। तो करना क्या है, हमें यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो, एवरेज दिया है तो एवरेज तो फॉर्म फैक्टर में आता है, तो आरएमएस अपॉन एवरेज की वैल्यू 15 बराबर 1, तो आरएमएस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। तो आरएमएस कितना है, 15 बराबर 1.25। तो बस आपको क्या कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी। 25% कितना होता है 15 का, 7.5, 3.75, तो 18.75 एम्पियर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने मैक्सिमम वैल्यू करंट की निकाल ली 18.75, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब एक चीज और निकालनी है, दैट इज एंगल। एंगल निकालना है, 0.56 है या फिर क्या है, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या। अरे भाई, ये तो नहीं, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 50 पाई टी और यहाँ पे 100 पाई टी है। तो देखो, 50 हर्ट्ज की साइनसोइडल करंट है तो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई एफ, मतलब 100 पाई, है ना। तो 100 पाई आर टी आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया डी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे देखो एक 0.56 ये एंगल भी दे रखा है। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आपको ये एंगल भी सिखाता हूं क्योंकि मेन चीज उसी में छुपी है। कैसे निकालना है, देखो, बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर है टी इक्वल टू 0 पे। तो तुम करंट की इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 18.75 साइन 100 पाई टी प्लस फाइव लिख दोगे। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखा हमें 10, तो तुम लिखोगे 10 बराबर 18.75 और टी इक्वल टू 0 पर है तो साइन 5 बचेगा केवल। तो बस कितना आ गया, साइन 5 इक्वल टू, टी इक्वल टू 0 पर है ना, साइन 5 इक्वल टू 10/18.75 आ गया। ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पे इसकी रेडियन वैल्यू पता चल गई एक तरीके से, है ना। यहाँ पे रेडियन वैल्यू 10/18.75 को डिवाइड करके आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टफ है, इसीलिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ओमेगा से ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पास कैलकुलेटर नहीं है तो सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलो, इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर दी है, अगर कोई वैल्यूज आसान दी होती तो दूसरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन पे 10 और 18 को डिवाइड करना तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब देखो, एन एसी वोल्टेज हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज विद पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 100 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें 100 दिया है और फ्रीक्वेंसी 50 दी है। इन हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द जीरो वैल्यू, इन हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द जीरो वैल्यू वोल्टेज विल अटेन द वैल्यू ऑफ 86.6। मतलब जब आपकी वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट हुई है तो कितने टाइम के बाद जो वोल्टेज है वो 86.6 हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेनी है सबसे पहले। देखिए क्या होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है वीएम साइन ओमेगा टी। तो इसी इक्वेशन में आपको वैल्यूज रख देनी है। मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 100, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50, तो साइन 100 पाई टी हो जाएगा, ये 100 पाई टी, है ना। जी हाँ, बोल रहा है कितने सेकंड के बाद 86.6 हो जाएगा, तो 86.6 वैल्यू बोल रहा है साइन 100 पाई टी
तो देखो 86.6 से कितना बचा, 0.866 हो गया। और साइन बताओ, साइन 100πt है ना। अब 0.866 क्या होता है, √3/2। और √3/2 की वैल्यू कब आती है साइन की, जब होता है साइन 60 डिग्री, मतलब π/3। हाँ या ना। तो ये साइन 60 डिग्री लिखा है, इक्वल टू साइन 100πt। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। π/3 बराबर 100πt। बताओ कितना आ गया, टी बराबर आ गया सीधे सीधे, पाई से पाई निपट गया भाई, 1/300 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर इज ए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको इक्वेशन बना के, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यार, आज के लेक्चर में मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। ये देखो वेवफॉर्म वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहा है कि इस सॉटूथ वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू बता दीजिए। तो देखो मैं आपको 4 तरीके की वेवफॉर्म आज बताता हूं। एक ये वाली ट्राइंगुलर वेवफॉर्म, एक ये है इस तरीके की जिसमें केवल ऊपर ऊपर ट्राइंगल्स बने, नीचे नहीं है। फिर एक ये जिसे आप सॉटूथ वेवफॉर्म कहते हो। फिर ये भी एक सॉटूथ वेवफॉर्म ही है जिसमें ऊपर ऊपर है, नीचे नहीं है। इनमें से चारों में से चाहे कोई सी भी वेवफॉर्म हो, इन चारों की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है पीक डिवाइड बाय 2, और आरएमएस होता है पीक डिवाइड बाय √3। ये चारों वेवफॉर्म के लिए कॉमन है रिजल्ट, समझ गए। तो फॉर्म फैक्टर अगर निकालना होगा तो क्या कर दोगे, आरएमएस अपॉन एवरेज मतलब 1/√3 डिवाइड बाय 1/2 मतलब 2/√3। अब √3 1.732 होता है, तो इसको सॉल्व करते हो तो 1.154 आ जाता है। पीक फैक्टर भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम अपन आरएमएस करके √3 आ जाएगा। तो वो कुछ भी वो अलग बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इन सबकी एवरेज वैल्यू Vm/2, आरएमएस Vm/√3 है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एवरेज। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 200/2। यही है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 100। तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी वेवफॉर्म का क्वेश्चन है। एक हो गए ट्राइंगुलर, और एक वेवफॉर्म आती है आपके में स्क्वायर, और एक और आती है साइनसॉइडल। सारी वेवफॉर्म आज कर लेंगे। तो देखो अब ये स्क्वायर वेवफॉर्म के अंदर क्या है, जब भी आपको इस तरीके से वेवफॉर्म दी गई हो, ध्यान से देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, इसको गायब कर दिया है बीच बीच में, ऐसे है। तो ये Vm, इसको ले लो T1, इसको ले लो T2, है ना। तो ये पूरा टाइम पीरियड है यहां तक, फिर वेवफॉर्म रिपीट कर रही है ना। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है इस वेवफॉर्म की, वो कितनी होती है, मैग्नीट्यूड इनटू जितने टाइम के लिए वेवफॉर्म का ड्यूरेशन है T1 डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड मतलब T। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm, बस अंडर रूट लगा देंगे यहां पे, T1/T। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये 25 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, उसके बाद ये वेवफॉर्म रिपीट कर रही है। तो और T1 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो बता दो 6√9/25, तो इक्वल टू 6 × 3/5 मतलब 0.6 मतलब 3.6 वोल्ट। है इजी, यस। अगर आप अंडर रूट वगैरह के थ्रू इसको करने जाते तो खेल ही खत्म हो जाता भाई, सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। देखो क्वेश्चन पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ रहा है। बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, तो आर और एल जो पैरेलल में लगे हुए हैं, बना दो पैरेलल में आर एल। तो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई करें तो आर एल का पैरेलल किसके जैसा हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको पता है एक्सएल बराबर 2πfl होता है। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर और ग्रेटर देन 0 लिखना सही रहेगा, तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्सएल इनफाइनाइट हो गया, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो फिर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बच जाएगा। तो अब प्योर रजिस्टिव सर्किट। अगर कैपेसिटर होता तो क्या हो जाता, अगर पैरेलल में आर और सी होता तो क्या हो जाता, हर कोई सोच पा रहा होगा। देखो कैपेसिटर को अगर हम देखें तो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती तो एक्सी 0 हो जाता, तो ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाता। क्या बन जाता है, एक शॉर्ट सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट मतलब
ओवरऑल 0 ही है, तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे आपसे देखिए क्या बोल रहा है, ये रेजोनेंस की एक कंडीशन के बारे में बात कर रहा है ना। ये एक स्पेशल केस है जिसमें दो ब्रांच पैरेलल में है। कौन कौन सी? एक 20 ओम का रेजिस्टेंस और एक हेनरी का इंडक्टेंस और एक कैपेसिटर। ये दो चीजें पैरेलल में दे रखी हैं किसी सोर्स के अक्रॉस। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका जो इंपेडेंस होता है वो होता है एल अपॉन आर सी। ये डायनेमिक इंपेडेंस भी कहलाता है, इसको याद कर लेना आप सब। क्या है ये दोस्तों? डायनेमिक इंपेडेंस एल अपॉन आर सी, जब आर एल और सी इस तरीके से पैरेलल में हो, ये वाला सर्किट बन रहा हो, तो डायनेमिक इंपेडेंस एल अपॉन आर सी होता है। देखो सारी वैल्यू दे रखी है, एल है 1, आर है 20, सी है 100 माइक्रोफैराड, मतलब 10 की पावर -4। तो यह आ जाएगा 100 अपॉन 20, 500 ओम। 500 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी देख सकते हो। और यहाँ पे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का देखो ये फॉर्मूला दे रखा है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना, ओमेगा नॉट। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना खतरनाक है कि स्टूडेंट सोच में पड़ जाए कि साला पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि कैपेसिटर और रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आई बराबर क्या होगा? आई आर प्लस आई सी। अब आई आर क्या होगा? वी अपॉन आर। और आई सी क्या होगा? वी अपॉन माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो v कॉमन ले लिया, 1/r। अब देखो 1/j होता है -j, तो 1/-j क्या हो जाएगा? j हो जाएगा। ये सारी चीजें बस पता होनी चाहिए। तो 1/-j j होगा, तो प्लस का j, xc 1/ओमेगा c होता है, ऊपर चला जाएगा, तो इंटू ओमेगा c। और j बराबर क्या होता है? j का मैग्नीट्यूड होता है 1 एट द एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, v इंटू 1/r प्लस का ओमेगा c एट द एंगल 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ गया बता दो? एक ही ऑप्शन है डी। वैसे भी आप कर सकते हो, तो देखो ये वैसे ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वैसे ही डी ऑप्शन है। यहाँ पे तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। उसने इतने सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे दिया ऑप्शंस में, वैसे पहचान लोगे। ओहो भाई, ये थ्री फेज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना। थ्री फेज तो नहीं है ये तो पावर निकालने वाला क्वेश्चन है, मतलब रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और रियल पावर, ये निकालने के क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन इसमें बहुत टफ भी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, तो उसको छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि देखो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 6, रिएक्टेंस की वैल्यू 8 है। तो आप सबको पता है ये एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन बनता है ना। इंपेडेंस दे रखा है 6 प्लस J8, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब आपको निकालनी है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होती है साहब? आई स्क्वायर आर होती है। अगर इसको मैं तरीके से लिखूं तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये ज्यादा करेक्ट है। आरएमएस के करंट का स्क्वायर इंटू आर करते हैं, तो आपको आई आरएमएस चाहिए बेसिकली। ठीक है, वोल्टेज आपको देखो आरएमएस वैल्यू दे ही रखा है, आपको इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, तो निकाल दो। आई आरएमएस कितना आ जाएगा? 250/10 बोले तो 25 एम्पियर। तो पी कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर इंटू 6 बोले तो 3750 वॉट आता है ये, 3.75 किलोवाट। लो, यहाँ पे किलोवाट और यहाँ पे केवीआर। जल्दबाजी में अगर 3.75 को देख के केवल ए या डी में से टिक करके आगे निकल गए, डी टिक कर दिया गलती से, तो गई भैंस पानी में। तो वैसे ही पता नहीं कितनी रैंक पीछे होगा, या पता नहीं सिलेक्शन लो भी पाओगे या नहीं, क्योंकि ऐसी और भी गलतियां करोगे। तो इसलिए पेपर संयम से देना होता है बस। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। कौन सी चीज इसमें से इनकरेक्ट है? तो देख लो, रिएक्टिव पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सही बात है, इंडक्टर के लिए रिएक्टिव पावर पॉजिटिव, कैपेसिटर के लिए नेगेटिव, है ना। सही बात है, रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू दी डिफरेंस बिटवीन दी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जी हाँ, अगर आपकी सीरीज में आर एल और सी लगे हुए हैं इस तरीके से, तो जो रिएक्टिव पावर होती है वो होती है आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी। और रियल पावर क्या होती है? रियल पावर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर।
तो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। रिएक्टिव पावर अगर एब्सेंट हो तो पावर फैक्टर जीरो होता है? जी नहीं, अगर रिएक्टिव पावर जीरो है तो एस बराबर हो जाता है पी कॉस फाई बराबर हो जाता है 1, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है। तो यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सम ऑफ ऑल रिएक्टिव पावर्स इन ए नोड इज जीरो। जी हाँ, रिएक्टिव पावर भी यही है कि जितना क्यू एब्जॉर्ब है उतना क्यू सप्लाइड है। यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल रिएक्टिव पावर्स इक्वल्स टू जीरो, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। सोर्स जितना सप्लाई कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक पेपर में आया हुआ है, आई थिंक यूपीपीसीएल के अंदर ही आया है शायद। तो 1 किलोवाट आवर को मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, क्या क्या होता है, किलो कैलोरी में भी बताया है, 860 किलो कैलोरी, मेगा जूल 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी होता है ना। फिर पिछले लेक्चर में कराया था 1 किलोवाट आवर बराबर 1 बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है बीटीएचयू। तो पहली बात तो बीटीएचयू क्या होता है, तो बीटीएचयू होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके हिसाब से 1 किलोवाट आवर कितना होता है। तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए भाई इस पेज पे सब कुछ लिख दिया है, आप लोग सारी की सारी चीजों को नोट कर लेना। इतना पूरा का पूरा आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। देखो 1 किलोवाट आवर 860 किलो कैलोरी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 1 बीओटी, फिर 3418 बीटीएचयू। फिर एक बीटीएचयू को अगर आपको जूल्स में या वॉट सेकंड में निकालना है तो 1055 जूल्स। एक जूल 1 न्यूटन मीटर होता ही है, आपको पता है। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा चार्जर ऑन कर दूं। हाँ भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी की यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। फिर एक जूल बराबर 10⁷ अर्क्स, इसका भी क्वेश्चन कराया है। एक जूल इतने फुट पाउंडर होता है, इसकी जरूरत नहीं है। एक कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल्स होता है, ये भी पता ही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एनर्जी की यूनिट्स हो गई हैं। इसके बाद और कुछ एनर्जी के अंदर नहीं बचता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 3418 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मतलब एक, है ना। 3418 है, याद रखना, 3481 नहीं है। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एक्टिव और रिएक्टिव पावर निकालना है, वी और आई आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखे हैं। तो आपको एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला पता होगा अपेरेंट पावर का, जो कि होता है वी फेजर आई फेजर का कॉन्जुगेट। यहाँ पे कॉन्जुगेट क्यों आता है क्यों नहीं आता वो एक डिफरेंट कहानी है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल कॉन्जुगेट लेके हमें सॉल्व करना रहता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 200 प्लस J40 इंटू 30 प्लस J10। मैंने सीधे कॉन्जुगेट ही कर दिया, दे रखा है 30 माइनस J10, कॉन्जुगेट करने पे प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 300, 2 तिया 6000, फिर जे कट गया माइनस 400, मतलब J से, प्लस का J इंटू 30 1200, और प्लस का J 2000। इस तरीके से आ जाएगा। तो 600 माइनस 6400 मतलब 5600, प्लस का J 3200। तो रियल पावर 5600 3200 कितना आ गया। अब देखो क्या आ रही है, एस की वैल्यू प्लस आ रही है, प्लस। तो एस का वैल्यू प्लस आने पे मतलब कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड। रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है ना, तो इंडक्टिव लोड, तो इसीलिए हो जाएगा इंडक्टिव। 5600 3200, सॉरी इंडक्टिव, इंडक्टिव डी डी डी। क्लियर है, आ जाओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक पैरेलल आरसी सर्किट दे रखा है तुम्हें, इंपेडेंस दे रखा है उसका। तो यार देखो इस क्वेश्चन में होता क्या है कि सर इंपेडेंस, इसमें एक ब्लंडर मिस्टेक क्या हो जाता है, इंपेडेंस दे रखा सर 10 माइनस J30, सर इंपेडेंस होता है आरसी सर्किट है तो R माइनस JXC, तो R हो गया हमारा 10, और सीधे के सीधे तुम इसको पेल के आ जाओगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। ये जो इंपेडेंस होता है जो तुमने लिखा है, ये सीरीज सर्किट में होता है, पैरेलल में नहीं होता मेरे दोस्त। पैरेलल में दे रखा है, अगर R और C को तुम पैरेलल में लगाओगे उसका इंपेडेंस बड़ा ही खतरनाक सा बनेगा, कुछ और ही। कैसे निकालेंगे इसका इंपेडेंस, R इंटू माइनस का JXC अपॉन R माइनस JXC। इससे बेहतर ये है हम इसका एडमिटेंस निकाल लें।
इस सर्किट का एडमिटेंस क्या होता है? इस सर्किट का एडमिटेंस होगा 1/r प्लस 1/-jxc, है ना? तो एडमिटेंस आ जाएगा 1/r प्लस का j 1/xc। अब देखो कंपेयर करना बड़ा ही आसान है कि तुमने पैरेलल सर्किट का एडमिटेंस निकाल लिया और तुम्हें अगर क्वेश्चन में जो इंपेडेंस दे रखा है उससे भी तुम एडमिटेंस निकाल लो तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। इंपेडेंस को कंपेयर तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इंपेडेंस तो बड़ा ही ट्रिकी हो जाएगा। देखो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो क्या हो जाएगा, अब तुम एडमिटेंस निकाल लो। इसका एडमिटेंस कितना आएगा, 10 प्लस j30, मैंने सीधे रेशनलाइज ही कर दिया, अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर मतलब 1000। रेशनलाइज करके लिख दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है ना, अपॉन 1000 आ जाएगा। हो गया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 10/1000। 1/r कितना है, 10/1000 मतलब 1/100। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 100 हो। आई होप काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, क्योंकि यार देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन में गलती होना बड़ा ही लाजमी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन गलत ना करो, और ऐसे क्वेश्चन में तो नंबर लेके ही आने हैं, नहीं तो सिलेक्शन कैसे लोगे भाई। अब इसको बताओ क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए सीरीज आरएल सर्किट। तो Z बराबर R प्लस जे एक्सएल। आपको इंपेडेंस दे रखा है 150। अच्छा, इंपेडेंस की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 150 और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया 90। तो देखो cos फाई तो सबको पता है क्या होता है, R/Z, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में साइन फाई नहीं आता, जो कि कितना होता है XL/Z। अब साइन फाई कितना हो गया, XL/Z मतलब 90/150 बोले तो 3/5 मतलब 0.6। अब मेरे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको पता होगा कि cos फाई जब 0.8 होता है तब साइन फाई 0.6 होता है भाई। और एंगल कितना होता है, जी हाँ 36.86 डिग्री। तो ये मैं चीज इसलिए लेके आया हूं जिससे आप लोगों को एंगल की नॉलेज हो जाए, एंगल्स याद हो जाए। ठीक है, मैं देखो काफी सारे एंगल्स ये लिख के भी लाया हूं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपको आज कॉपी में लिख के याद कर लेने हैं। अगर cos फाई 0.8 होता है, जो कि जनरली पावर फैक्टर है बहुत फेमस, तो एंगल 36.86 होता है। एंगल कितना होता है भाई, 36.86, ठीक है। और साइन फाई 0.6। टेन फाई की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, टेन फाई क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो दैट इज 3/4.75। फिर दूसरा देखो, cos फाई जब 0.6 है तो एंगल 53.13 होता है। पावर फैक्टर घट गया 0.8 से 0.6 तो एंगल बढ़ गया। साइन फाई की वैल्यू 0.8 है, टेन फाई 4/3 1.33 हो जाएगा। फिर ये वाला याद करना बड़ा जरूरी है, अगर पावर फैक्टर 0.9 है तो एंगल 25.84, और साइन फाई 0.435, टेन फाई 0.484। बार बार करोगे ना, देखोगे इसको, लिख लो कहीं पे एक कॉपी पे, और एक पेज पे एक छोटी सी स्लिप पर लिख लो और उसको दीवार पे चिपका लो, ठीक है, बस याद हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वोल्टेज और करंट दे रखा है भाई, ठीक है, बोल रहा है सर्किट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो कंपेयर करना है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो लीड और लैग कंपेयर करने के लिए देखो यहां पर होता है cos फाई और नीचे की तरफ होता है साइन फाई, ठीक है। ऊपर होता है माइनस का साइन फाई और इधर बगल में होता है माइनस का cos फाई, ठीक है। ये ट्रिक काफी फेमस है। अब वोल्टेज दे रखा है साइन प्लस 50, पॉजिटिव एंगल जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल जाते हैं क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव मतलब प्लस का 50 तो एंटी क्लॉकवाइज, साइन से एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा वोल्टेज। करंट दे रखा है कॉस में +13, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस में +13 मतलब और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है करंट वोल्टेज से क्या कर रहे हैं, लीड। ये एंगल कितना बचेगा, 40 डिग्री। 50 लीड कर रहा है साइन से, तो बाकी का बच गया 40, और ये कितना है 13। तो बेसिकली आई लीड्स वी बाय 53.2 डिग्री। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, आर एंड सी का कॉम्बिनेशन। शाबाश। अब ये देखो लीडिंग लैगिंग का असली खेल तुम्हारा इसमें क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कॉन्सेप्ट वही है कि यहां पर देखिए ये कॉस होता है, नीचे साइन, यहां माइनस कॉस और यहां माइनस का साइन। पॉजिटिव एंगल हमें लेना होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और
क्लॉकवाइज हम लेते हैं नेगेटिव एंगल को, क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी नेगेटिव में जाएगा तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, पॉजिटिव में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलते पड़ेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको एक माइनस का साइन दिया हुआ है और एक प्लस का कॉस दिया है, तो आपको उसी से कंपेयर करके I1 और I2 को ड्रॉ कर लेना है, बस दिख जाएगा लीड है या लैग है। कॉस माइनस कॉस, नहीं माइनस साइन, साइन नीचे और यहां पे माइनस कॉस, ठीक है, बना लो। देखो एक दे रखा है I1 दे रखा है माइनस का साइन प्लस 25, मतलब माइनस के साइन से 25 आगे निकल गया, माइनस का साइन ये है, प्लस का 25 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब यहां पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना? ओके, ये I1 हो गया। अब इसके बाद I2 दे रखा है cos -40, मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, cos से -40 मतलब यहां कहीं I2, तो ये 40 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 25 डिग्री। अब देख लो ये एंगल कितना आएगा टोटल, तो देखो ये एंगल हो गया 90, 90 प्लस 40 और प्लस 25, 155 डिग्री हो गया भाई, है ना, 155 डिग्री। अब सर कैसे पहचाने कौन लीड कौन लैग, तो हमेशा लीडिंग और लैगिंग देखने के लिए आपको पॉजिटिव एंगल के हिसाब से चलना है, और पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एंटी क्लॉकवाइज सोच लो कि एक रेस लगी हुई है I1 I2 में और एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कौन लीड कर रहा है, I1 लीड कर रहा है I2 से, तो I1 लीड्स I2 बाय 155 डिग्री। रेस लगी हुई है इन दोनों के बीच में, एंटी क्लॉकवाइज भाग रहे हैं, I1 लीड कर रहा है I2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ए आ जाएगा, है ना भाई, बिल्कुल 155 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप खुद से भी एग्जांपल्स अलग अलग ले सकते हैं इसके कुछ भी, और उससे आपका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज आरसी सर्किट है जिसमें आर और सी की वैल्यू दे दी है, करंट दे दिया है, वोल्टेज बताना है। तो देखो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सबका ही सेम है, और फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली बात है सेम है ही है। फर्क किस में है, चारों ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ एंगल में। आपको बेसिकली यहाँ पे आरसी सर्किट का सीरीज का एंगल निकालना है, तो सीरीज में आर और सी जब लगे होते हैं तो एंगल क्या होता है, देखो tan फाई हमेशा होता है XC अपॉन आर, जब सीरीज में होता है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर सी, निकाल लीजिए। 1 अपॉन ओमेगा कितना दे रखा है, 20,000, आर कितना है 5, और सी कितना 10 की पावर माइनस का 5, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, ये तो 1 आ गया। tan फाई कितना आ गया मेरे भाई 1, तो फाई कितना आ जाएगा 45 डिग्री। लेकिन देखो आरसी सर्किट है तो एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का 45 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा पी, ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज क्या करेगा, करंट से लैग करेगा आरसी सर्किट में, तो ऑब्वियस सी बात है जब करंट का एंगल 0 है तो वोल्टेज और पीछे चलेगा, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो यहां से, कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, करंट का मैग्नीट्यूड पता है, इसमें इंपेडेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इंपेडेंस निकालना पड़ेगा बस, है ना, हो जाएगा। अब देखिए वेव फॉर्म के मैंने आपको स्क्वायर बता दिया, ट्रायंगुलर बता दिया, लेकिन ये क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है भाई, और इसका मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवा के दिखा दूंगा आज, आपको उसको याद रख लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और कभी भी इस टाइप की वेवफॉर्म देखिए जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो सीधे पेल देना उसे, समझ गए? देखो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ये a√2/3, ए क्या चीज है, ए ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब कैसे आया वो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ a√2/3 है, तो हमें यहाँ पे देखिए a दे रखा है, -a दे रखा है, तो √2/3 a b इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, काफी पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है ना। अब देखो बबुआ यहाँ पे आरएमएस ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर, बताओ क्या ये अलग क्वेश्चन है, बोलो तुम ये अलग है क्या? इससे पहले क्या था, इससे पहले ट्रायंगल ऊपर था स्क्वायर नीचे था, अब क्या कर दिया, ट्रायंगल नीचे कर दिया स्क्वायर ऊपर कर दिया, है तो सेम ही। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आया है पेपर में, इसका सीधे आंसर कर दो, a√2/3, 6√2/3 कितना हो जाएगा, 2 × 3
इंटू √2/√3, तो आ जाएगा 2 इंटू √6 एम्पियर आ जाएगा, है ना। √3, 3/√3, √3 आ गया, 2 √6, खत्म। क्लियर? ओके। अब भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त वाला था। इसमें दो करंट तुम्हें दे रखी हैं, इनकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और जिनका फेज डिफरेंस भी दे रखा है। तुम्हें निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है। या तो तुम क्या करो, इसके अंदर तुम गधा मेथड लगाओ और क्या करोगे, a² + b² + 2ab cos फाई करोगे, तो करते रहो 50 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर, ये सब नहीं करना है भाई, ठीक है। हमें एसी सर्किट्स के फेजर्स की मदद लेनी है। कैसे सर, कैसे? देखो भाई, तुम्हें फेज डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है ना, तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एक को मान लो 50 एट द एंगल 0 डिग्री, ठीक है, और दूसरी को क्या मानोगे, 75 एट द एंगल -60 डिग्री। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, एक का 0 है तो एक का -60 है, क्योंकि वो पीछे चल रहा है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 60 है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत सिंपल है, तुम्हें पता है, जब z बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ z एट एंगल फाई होता है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z cos फाई प्लस j मैग्नीट्यूड ऑफ z sin फाई। इसी तरीके से इसके धागे खोल दो, तो क्या हुआ, ये तो बन गया 50 ही केवल, है ना, cos 0 प्लस j sin 0, तो ये तो सिर्फ 50 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 75 cos 60 माइनस j sin 60। सॉल्व करेंगे तो देखो I बराबर I1 प्लस I2 है, तो cos 60 होता है कितना, 1/2, तो 75 इंटू 1/2 माइनस का j √3/2। 50 प्लस 75 का आधा 30, 75 का आधा कितना होता है, 37.5, तो 50 और 37.5 87.5, आंसर तो देखो डी आ चुका है ऑलरेडी, 87.5 माइनस का जे, ऑब्वियस सी बात है, ये 75 इंटू √3/2, ये कितना बचेगा फिर 64.9, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यार, पेपर में जेई लेवल का देखो बहुत सिंपल आता है, अगर ये ईएससी की या गेट के अंदर होता तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में 87.5 ही होता, वो आपको सॉल्व करवाता, कैलकुलेट करवाता, और इमेजिनरी वाला पार्ट भी, जिससे आपका टाइम खबे, और है ना। लेकिन जेई में क्या है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा सिंपल दे देता है, तो इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, अपने आप ही आंसर मिल जाता है। हमने देखे आज कितने सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम चीजें तो निकालने की जरूरत ही नहीं, केवल एक चीज निकाल ले रहे हैं, उससे आंसर आ जा रहा है ना। बस लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा, ढंग से थोड़ा समझ के जाना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, देखो ये क्या कह रहा है, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो तुम्हें पता है, जब डीसी सोर्स लगाया है तो पावर कंज्यूम हो रही है 300 वाट। तुम्हें पता है डीसी पर सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो 30 बराबर या फिर ऐसे लिख लो, P बराबर V²/R होता है ना, P बराबर V²/R, तो 300 = 30 × 30/R। R बराबर कितना आ जाएगा, 900/300, मतलब 3 ओम आ गया, ठीक है। 108 वाट पावर कब कंज्यूम हो रही है, जब एसी सोर्स से कनेक्ट है 30 वोल्ट के। रिएक्टेंस निकालना है। अब रिएक्टेंस निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए साहब, सर हमें तो इंपेडेंस स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस स्क्वायर चाहिए, इंपेडेंस और चाहिए, और इंपेडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। मतलब एसी सर्किट का हमें वोल्टेज तो पता है, बेसिकली हमें एसी सर्किट का बस करंट चाहिए। तो एसी सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे, देखो 108 वाट कंज्यूम हो रहा है, तो 108 = I² इंटू रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है, खत्म क्वेश्चन। I = 3 तिया 1 6, तो स्क्वायर I बराबर 6 एम्पियर। इंपेडेंस आ गया 30/6 मतलब 5 ओम, तो रिएक्टेंस आ गया अंडर रूट के अंदर 5² माइनस 3² मतलब 4 ओम। बहुत ही स्टैंडर्ड डेटा गिवन है, एकदम कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना। तो थोड़ा बस देखते जाना है, फ्लो को फॉलो करते जाना है कि रिएक्टेंस कैसे चाहिए, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, रिएक्टेंस कैसे चाहिए, रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला पता है साहब, √Z² माइनस R²। अब क्या नहीं पता, Z नहीं पता तो V/I, तो V पता है, I नहीं पता तो निकाल लो। तो ऐसे सोचोगे ना तो बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, टफ नहीं है चीजें,
बस सीक्वेंस फॉलो करिए और डरना नहीं है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते, न्यूमेरिकल नहीं बनते, एक ही रट लगाए रहते हो सर न्यूमेरिकल नहीं बनते। न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते? आप लोग अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो उसे, सोचना ही नहीं चाहते उसके बारे में, ये सोच लेते हो कि ये तो नहीं होगा, न्यूमेरिकल है बस नहीं होगा छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है, कुछ तो सोचो उसके बारे में, जो डेटा दिया है कम से कम उसी को लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारो सभी के सभी। ये सेम क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने कराया फेजर एडिशन का, इसमें भी आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एट द एंगल 0, और ये कितना हो जाएगा 6√2, और ये कितना है 45 डिग्री। तो बस निकाल दो रिजल्टेंट, 2 प्लस का 6√2 इंटू 1/√2 प्लस j 1/√2, तो आ जाएगा 2 प्लस का 6 प्लस j6, तो 8 प्लस j6, ये आ गया ईएमएफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 10, और एंगल कितना आया ईएमएफ का, tan इनवर्स 6/8। एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें नालायक को बताया है कि tan इनवर्स 3/4 क्या होता है, 0.75 क्या होता है, बताओ फटाफट बताओ। 3/4 क्या होता है, 3/4? जी हाँ 36.86। लेकिन बेसिकली तुम्हें यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, बस ये अलग चीज है क्योंकि यहाँ पे सीधे tan इनवर्स 3/4 में ही दे दिया है ऑप्शन, उसने तुमसे इतनी भी मेहनत नहीं करवाई। तो ईएमएफ जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड आया है 10, एंगल आया 36.86, तो आंसर कितना आ गया बी, मतलब tan इनवर्स 3/4। अगर मैं होता तो यहाँ पे 36.86 ही लिखता भाई, tan इनवर्स 3/4 तो नहीं देता, इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए, पढ़िए एक बार, दिल लगा के पढ़िए। देखिए बोल रहा है रेजिस्टेंस एंड अनदर सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेजिस्टेंस और कोई सा एक एलिमेंट है एक्स, ये वो वाली एक्स नहीं है जिसकी तुम सोच रहे हो, तुम्हारी कोई एक्स होनी भी नहीं चाहिए, ना वाई और ना जेड, ठीक है। अभी तुम सिर्फ ए होने चाहिए हो अकेला, ठीक है। एक्स और वाई और जेड की जरूरत नहीं है अभी तुम्हें। हाँ डीसी वोल्टेज भी, ओ माय गॉड, माय बैड दोस्तों, एक डीसी वोल्टेज के अक्रॉस लगाया है, तो एक स्विच वगैरह के थ्रू कनेक्ट कर दिया होगा आई थिंक, ऐसा कुछ, कोई बात नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड एलिमेंट इज V इनिशियली एंड 0 आफ्टर टाइम। मतलब ये जो एलिमेंट है इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज V था लेकिन कुछ समय बाद 0 हो गया। तो भाई ये क्या है कह रहा है, बताओ ये कौन सा ग्राफ हो गया, पहले V था अब घट के 0 हो गया कुछ समय बाद, तो वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक तरीके से इसको कह दीजिए ट्रांजिएंट और इसको कह दीजिए स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में वोल्टेज 0 है, ये कौन सा है, यस इंडक्टेंस है, क्योंकि इंडक्टेंस क्या हो जाता है स्टडी स्टेट में, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर यही बात करंट के लिए बोलता कि करंट पहले कुछ वैल्यू है लेकिन फिर जाके 0 हो गई है, मतलब ओपन सर्किट हो गया, मतलब कैपेसिटेंस है। क्या मस्त तरीके से फ्रेम किया है क्वेश्चन को, है ना। आ जाइए अब इधर, मैंने आपको बोला था ना ट्राइंगुलर भी बताऊंगा, स्क्वायर भी बताऊंगा और साइनोसॉइडल की वेवफॉर्म भी बताऊंगा। तो ये देखिए साइनोसॉइडल की वेवफॉर्म आ गई। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे साइन तो कहीं है ही नहीं, यहाँ पे तो मुझे डोम से दिख रहे हैं, बाबा बाबा आदम का मकबरा दिख रहा है मुझे तो तो देखो बाबा आदम मुसलमान थे या नहीं है तुम देखो। तो देखो ये जो है भाई, ये जो वेवफॉर्म है इसमें कुछ अलग से खास नहीं किया है, बस दिखा बड़ा ही खतरनाक तरीके से दिया है। देखो तुम ये वाली वेवफॉर्म तो जानते ही हो, एक तो वो होती है साइनोसॉइडल और एक होती है हाफ साइनोसॉइडल, है ना। तो एक तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ही है हमारे पास, और एक हाफ साइनोसॉइडल भी होती है कि नहीं। तो ये जो है मेरे मित्र, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये हाफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही है। क्या है ये, हाफ साइनोसॉइडल। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 2 Vm/π, अगर मैं हाफ साइकिल पे लेता हूं तो, है ना, फुल साइकिल पे 0,
हाफ साइकिल में 2 Vm/π, और आरएमएस वैल्यू इसकी कितनी लिखते हो, Vm/√2। इस वाले की कितनी लिखते हो एवरेज, Vm/π। हाफ साइकिल में वो तो हाफ ही है, और आरएमएस इसका कितना लिखते हो, Vm/2। तो देखो तुम, अगर तुम इस वेव फॉर्म को और इस वेव फॉर्म को कंपेयर करोगे तो सेम ही तो है। तुम बोलोगे सर ये 0 है, ये T/2 है, ये T है, ये 3T/2 है, लेकिन यहाँ पे तो ये T/4 E/4 दे रखा है, ये कैसे सेम है? अरे मेरे भाई देखो, तुम निकालो ना इससे, ये क्या है, T/4 से -T/4, आधा ही टाइम पीरियड तो हुआ, तुम इसे निकालो। ये भी कितना है, 3T/4 -T/4, ये भी T/2 है। मतलब ये एक शिफ्टेड वेवफॉर्म है, बस और कुछ नहीं है, बस आपकी आंखों को धोखा दिया जा रहा है। तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू दैट इज Vm/2, मतलब 0.5 Vm। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब ये जो है ना भाई, ये एसएससी जेई में आया था, ये कॉन्सेप्ट एक ही बार आया था 2017 में, लेकिन थोड़ा अलग टाइप की चीज है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखेंगे कि देखिए, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म में एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो इसको कहेंगे वन ऑल्टरनेशन, और इन दोनों को कहेंगे टू ऑल्टरनेशन। मतलब हर एक हाफ साइकिल एक ऑल्टरनेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला है फॉर एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ करंट ऑल्टरनेशन इज इक्वल टू टू हाफ साइकिल्स। वन ऑल्टरनेशन इज इक्वल टू, एक ऑल्टरनेशन मतलब कितने हाफ साइकिल, एक ऑल्टरनेशन, ओ सॉरी 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 सॉरी, वन ऑल्टरनेशन, वन ऑल्टरनेशन पूछ रहा है ना, तो एक ऑल्टरनेशन मतलब वन हाफ साइकिल। ठीक है, एक ऑल्टरनेशन ये रहा, एक ऑल्टरनेशन ये रहा, एक और ऑल्टरनेशन ये रहा। तो वन ऑल्टरनेशन मतलब वन हाफ साइकिल, एंड टू ऑल्टरनेशन मतलब टू हाफ साइकिल। ठीक है, शाबाश। चलो, हे भगवान, ये क्या लिख दिया है अंग्रेजी सी। देखो यार, इतनी सारी जब अंग्रेजी आ जाती है तो बच्चे का सांस वैसे ही फूल जाता है। लेकिन बात बस वही है, जिसका सांस नहीं फूलेगा वही अपनी सांस से जाके मिलेगा, क्योंकि उसी की शादी होगी, उसी की नौकरी लगेगी। चलो, तो देखो, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटी है ना, इसके लिए क्या ट्रू है। तो यार देखो, v ऑफ t बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस का 5। अगर हम इसको फेजर डायग्राम में दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे, कॉस ए साइन है, तो साइन से +5 हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है, साइन +5, तो हमारा वोल्टेज कहीं ना कहीं फेजर उसका ये बनेगा V, ये फेजर बनेगा। तो ये जो फेजर है बेसिकली, इसका ये जो लेंथ होता है ये वाला, ये कितना होता है, जो ये मैग्नीट्यूड है वो, ये रोटेट कैसे करता है, पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, किस स्पीड से रोटेट करता है, ओमेगा की स्पीड से। ठीक है, तो देखो क्या है, रिप्रेजेंट ए साइनसोइडल क्वांटिटी बाय ए लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटी। ये एसएससी जेई में आया था अभी रिसेंटली में, काफी बच्चों ने इसका आंसर समझ लिया होगा, जान लिया होगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स। ठीक है, ओके। ओहो, अब ये देखो, आपको देख के लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से देखोगे तो आपका आंसर हवा हवा में ही आ जाएगा। साफ कैसे, बताइए सर, इसमें तो 3 पावर कैलकुलेट करनी है, P भी निकालना है, Q भी निकालना है, S भी निकालना है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि इंपेडेंस दे रखा है 3 + j4, एंगल कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3। आपको पता है S बराबर क्या होता है, P + jq, एंगल कितना होता है, tan इनवर्स Q/P, मतलब Q/P का रेशियो कितना है, 4/3। जिसमें है वो लगा दो। देखो यहाँ पे Q 16 है, यहाँ पे 12 है, क्वेश्चन खत्म, 4/3। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, गलत, 3/4। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 16 है, गलत, यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1000 है, गलत, खत्म क्वेश्चन। है मजेदार। तो एसी सर्किट देखो यार, जिसको जितनी कमांड होगी, फॉर्मूलेज याद होंगे ना एसी सर्किट्स के, वो उतना ही ज्यादा ब्रॉड तरीके से सोच पाएगा।
एसी सर्किट्स में देखो बस यही चाहिए, रिपीटेड फॉर्मूलेस का रिवीजन। जितना आप फॉर्मूलेस को रिवाइज करोगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपका अंदर डेवलप होता जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर आपको इतना जल्दी कैसे दिख जाता है, हम तो इसको देख के ही डर गए कि साला ये क्या पूछा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं इन सब की सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये मेरा डेली का काम है, ठीक है। लेकिन तुम इतना परफेक्ट होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम बस पेपर के अंदर लिमिटेड टाइम में सही सही क्वेश्चन बना दो, बस उतना ही चाहिए। एक बार सिलेक्ट हो गए फिर कौन पढ़ रहा है इन सबको, कहीं काम नहीं आना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और बताओ। बोल रहा है 324 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स को स्टार में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस दिस वोल्टेज सोर्स, व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन डेल्टा इन ऑर्डर टू टेक द सेम लाइन करंट। तो देखो इंपेडेंस की वैल्यू स्टार में होती है, इंपेडेंस की वैल्यू डेल्टा अपॉन 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टार में होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा अपॉन 3, ठीक है। इंडक्टेंस की वैल्यू स्टार में होती है, इंडक्टेंस की वैल्यू डेल्टा अपॉन 3, लेकिन मेरे भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू स्टार में होती है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। बस ये कैपेसिटेंस का उल्टा चलता है, ठीक है। मतलब स्टार में कैपेसिटेंस बड़ा होता है, हमें 24 दे रखा है बराबर 3 इंटू सी डेल्टा, डेल्टा वाला पूछ रहा है तो डेल्टा आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। हम लोग वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन के अंदर तो भाई डेल्टा वाला याद रख लेते हैं, है ना। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन में तो वो कैपेसिटेंस वाली चीज याद रख लेते हैं कि भाई कैपेसिटेंस को कैसे लेना है, 1/c करके लेना है या उल्टा, लेकिन इधर याद नहीं रख पाते। तो याद रखेंगे, रेजिस्टेंस का पता रहता है बच्चों को, इंडक्टेंस का पता रहता है, इंपेडेंस भी पता रहता है, लेकिन कैपेसिटेंस को नहीं पता होता, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। डेल्टा में कैपेसिटेंस छोटा होता है, स्टार में बड़ा होता है, ठीक है। ओके, और दिस इज इट माय दोस्तों। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वेल डन, यू आर द नेक्स्ट चैंपियन। आप लोग सच में काफी सक्सेसफुल हो जाओगे, आप लोग बस इसी तरीके से फॉलो करते रहो, ठीक है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए कल आएगा। कैसा लगा लेक्चर प्लीज लाइक करके बताइए, लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए, लाइक भी करिए कमेंट भी करिए, दोनों चीजें करिए भाई, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।